हेलो स्टूडेंट्स, देखिए भाई हम ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। This is very simple topic, students, and I think you have heard that topic name in your 9th class. In 9th class NCERT there is a chapter gravitation named as gravitation, and in that chapter I think you have discussed that topic. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन क्या है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। ग्रेविटेशन एक्चुअली है क्या, फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। लेट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय a distance small r, let's say center to center small r, these are separated by a distance small r. This object have mass m1 and this object have mass m2. So let we have two objects of universe, object A, object B, and object A have the mass m1, m2 is the second object have mass, and the separation between these two objects is small r. Then there is a force of attraction, there is a force of attraction acting between these two objects, and this force is called gravitation. एक्चुअली बेटा ग्रेविटेशन सबसे पहले बताया था न्यूटन ने, बताई इसके बारे में। न्यूटन ने जब वो एक पेड़ के ऊपर से सेब गिरता हुआ देखा तब उनके दिमाग में आया कि ग्रेविटेशन होता क्या है। वो फिर बाद में टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस लेकर के। तो अभी हम ग्रेविटेशन बता रहे हैं। तो लेट वी चूज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स हैविंग masses m1 and m2 and the separation between these two objects is small r. Then Newton said that कि the force acting between these two objects, gravitational force, between two objects of universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. So you can write this statement mathematically. F is directly proportional to the product of their masses. Here you have write that object of universe is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them. So combine these two results. What you got from here? F is directly proportional to m1 m2 over r square. F is directly proportional to m1 m2 over r square. So if we replace the proportionality mark, what we have to use here? We have to use here a constant, and this constant is z m1 m2 over r square. F is equal to g m1 m2 over r square. Here this z is called, इस z को बेटा हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. This z is called ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू भी बताऊंगा मैं अभी आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू। बट अभी तक बेटा डेफिनेशन आप एक बार क्लियर कर लीजिए। डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। फिजिक्स बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखो, 20-30% आपकी जरूरत है, बाकी 70% मैं करवा ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ बढ़ो स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स की, उनके बीच में हम फोर्स निकाल सकते हैं और ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होएगा। ये बात ध्यान से सुन लेना।
ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी हम फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं। व्हाट वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो यूनिवर्सल फोर्स था, सबसे वीकेस्ट फोर्स था। दूसरी बात कि ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का था और इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ये प्रॉपर्टीज हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का बेटा हमें सीधी सी बात है फॉर्मूला दिया। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का हमारे को क्या दिया? फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? Gm1m2 by r स्क्वायर। स्टेटमेंट सिंपली यू कैन राइट दैट कि ऑब्जेक्ट के बीच में, यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मेरे ख्याल में स्टूडेंट आपको ये बात क्लियर हो गई है। डेफिनेशन क्लियर। जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब जो ये जी मैंने बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा का लोड मान जाओगे तुम। ज्यादा नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। देखो तो F इज इक्वल टू अपने पास क्या आया है? Gm1m2 ओवर r स्क्वायर आया स्टूडेंट्स, कोई घबराने की बात नहीं है। जी क्या बोला हमने? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है ना फिजिक्स के अंदर, ये वो चीजें हैं भाई, बीमारी है ये। क्या कितने सारे कांस्टेंट, उनकी वैल्यूज याद रखो, रखने पड़ेंगे, क्या करें, मजबूरी है। चलिए भाई, अब इसकी वैल्यू आप याद रख लीजिए 6.67 10⁻⁻11। अभी देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ चीज छोड़ गया, और वो क्या है? इसकी यूनिट। क्या है इसकी यूनिट? यूनिट स्टूडेंट्स आप बताओगे, आप बता दोगे। देखो ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं जी आप F_r स्क्वायर बाय m1m2। बताइए, लिख सकते हैं ना? r स्क्वायर इधर भेज दिया, m1m2 नीचे चला गया। g किसके बराबर आ गया? F_r स्क्वायर m1m2। अपने आप बताओ, शाबाश स्टूडेंट्स। f की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। मीटर, रेडियस है ना, सॉरी डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किस में मापते हो? मीटर में। मीटर का स्क्वायर ओवर मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर नीचे आ गया। इसको ऊपर उठा दो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। किसकी यूनिट आ गई? जी की। अब लिख दो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसकी यूनिट आ गई है? ये जी की। तो जी की वैल्यू आपकी 6.6 10⁻⁻11 और यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मेरे ख्याल में स्टूडेंट सब क्लियर हो गया है। ठीक है बेटा, चलिए अब एक चीज और पूछ लेते हैं। जो ये जी आया, इस जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फर्स्ट यूनिट में मैंने खूब प्रैक्टिस करवा रखी है। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। क्या होगा बताओ बेटा? जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो भाई जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आप पे छोड़ देता हूं। जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो आप मेरे को बता के भेजिए क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख लेगा वो मेरे पास ये भेज देगा डायमेंशनल फॉर्मूला, और मेरे को आइडिया भी मिल जाएगा कि किस किस स्टूडेंट ने ये वीडियो पूरी देखी है। क्योंकि इस वीडियो के ठीक अभी बीच में है हम, और बीच में मैंने ये पूछ लिया कि जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। जो स्टूडेंट नहीं भेजेगा उसकी मैं अपना लिख लूंगा कि भाई इस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप मेरे पास भेज दीजिए बेटा। ठीक है, इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम वेक्टर फॉर्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। देखो वेक्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता किसके बारे में रहा है? फोर्स के बारे में। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स बताइए? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो अभी तक हमने वेक्टर के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया। ये किस फॉर्म में है? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। तो अब वेक्टर के बारे में सुन लीजिए। लेट वी हैव दिस ऑब्जेक्ट ए, दिस ऑब्जेक्ट बी, हैविंग masses m1, masses m2 and the distance between these two object is r। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से बिल्कुल। मान लो ये जो पहली ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, मान लो इस तरफ लगेगा ना अट्रैक्टिव, तो ये लगाया F21। दूसरी इसके ऊपर लगा रही है, वो लगा रही है F12। और जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, चाहे ए से बी माप लो चाहे बी से ए माप लो,
बराबर रहेगा, 1 से 2 कर लो चाहे 2 से 1 कर लो। बट अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन आया स्टूडेंट्स, वो सुन लो। ए से बी मापने जाऊंगा तो किस तरफ जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में। बी से ए मापूंगा तो इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन दोनों केस में क्या हो जाती है, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं हमें, नेगेटिव। बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ठीक है, तो आगे बढ़िए। F12 कैन बी रिटन एज, वेक्टर फॉर्म में देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। G और F12 कौन अप्लाई कर रहा है, 2 किसके ऊपर, फर्स्ट के ऊपर। 2 अप्लाई कर रहा है फर्स्ट के ऊपर, तो सोर्स कौन हो गया, B। B सोर्स है तो डिस्टेंस भी कहां से मापेंगे, B से। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 2 1 का स्क्वायर इंटू 2 1 का कैप। अब जो ये 2 1 का कैप है, ये क्या यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर केवल और केवल किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन बताने के लिए। केवल और केवल किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन बताने के लिए। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना दिया फर्स्ट इक्वेशन। एंड F21 कैन बी रिटन एज Gm1 M2 ओवर R, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 1 2 और R12 का कैप। दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। ये समझनी है बेटा, जब 2 सोर्स हो तो 2 से मापेंगे, 1 सोर्स है तो 1 से मापेंगे। बट ध्यान रखें, ये R 1 से 2 इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब फोर्स मापेंगे तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट सेकंड पे अप्लाई कर रहा है, सेकंड फर्स्ट पे। डिस्टेंस सेकंड से फर्स्ट की तरफ। ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे डिस्टेंस 2 से फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो फोर्स 2 से 1। ये बात ध्यान रखनी है अब आपने। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकंड को भी आप कह सकते हो कि वेक्टर फॉर्म बन गई, बट यहाँ पे कंप्लीट वेक्टर बनाना चाहूं तो मैं यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा। अब देखो यूनिट वेक्टर का कैसे यूज किया जाएगा इसमें। यूनिट वेक्टर बेटा आपने पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर, ए वेक्टर इज इक्वल टू कंप्लीट बाय इसका मैग्नीट्यूड, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो R21 यूनिट वेक्टर, R21 कंप्लीट वेक्टर बाय R21 का मैग्नीट्यूड रख सकता हूं कि नहीं रख सकता। सिमिलरली R12 का यूनिट वेक्टर क्या लिख सकता हूं, R12 होल वेक्टर बाय R12 का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। बिल्कुल, ये दोनों वैल्यूज रख देंगे हम फर्स्ट और सेकंड में। ये तो रख देंगे फर्स्ट में, ये रख देंगे सेकंड में। तो यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए भाई, यूजिंग these values in equation फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या बनेगा, F12 इज इक्वल टू Gm1 M2 ओवर R21 का स्क्वायर इंटू इसकी जगह पे देखिए R21 कंप्लीट वेक्टर बाय R21 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। आगे लिख दो इसको, Gm1 M2 R21 कंप्लीट वेक्टर बाय R21 का क्यूब। सिमिलरली अब ये बन गई भाई थर्ड, ये इक्वेशन बन गई थर्ड। अब सेकंड में रखनी है, सेकंड ये नीचे है, इसमें भी रख देंगे भाई, इसको रफ कर दे देते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू Gm1 M2 ओवर R12 का स्क्वायर इंटू R12 होल वेक्टर बाय R12 का क्यूब, सॉरी मैग्नीट्यूड, और ये बन जाएगा Gm1 M2 ओवर R12 का क्यूब इंटू R12 का होल वेक्टर। दैट इज योर इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड और 4 को ही बेटा हम कंप्लीट वेक्टर कहेंगे, कंप्लीट वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आर द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर सॉरी इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इसको बोलेंगे बेटा, ये आपने एक्सप्लेन करनी है। जब आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बिल्कुल सिंपल से टॉपिक्स है बेटा, सिंपल टॉपिक्स है। मैथमेटिक्स का जिसको हेरफेर है, वेक्टर का हेरफेर आ रहा है, जिसको वेक्टर वाला टॉपिक क्लियर है, तो वो कंप्लीट करता चला जा रहा है फटाफट से। कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा। अब मैं इसको रफ करके आगे बढ़ रहा हूं। इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो लिखवा देता हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो लिख लीजिए, कई बार पूछ ली जाती हैं।
First is, this is universal law. Second is weakest force in nature. Third one is not depend on third object, not depend on presence of third object, presence of third object. अब जैसे बेटा थर्ड ऑब्जेक्ट की बात क्या, जैसे ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट सी रख दूं तो क्या M1 और M2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्टर्ब होएगा? तो इसका आंसर लिखोगे नो, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता। बेशक से बीच में सी रहे, चाहे डी और आ जाए, चाहे यू और आ जाए, तो बीच में जो थर्ड ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। चौथा, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। पांचवा, does not depend on size and shape of object if mass remains same, if mass remains same। अगर भाई मास सेम हो तो हम साइज कैसा ही बना ले, ऑब्जेक्ट का शेप कैसा ही बना ले, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। क्या क्या पढ़ा वो सुन लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिफाइन किया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पढ़ लिया। फिर हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। आफ्टर दैट वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसमें हमारी इक्वेशन आई थी F12 वेक्टर, F21 वेक्टर, Gm1m2 बाय R21 स्क्वायर, और वो रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में जो आपने नोट किया है। आफ्टर दैट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है बेटा, ये प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो कि ये यूनिवर्सल लॉ होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर, प्रेजेंस थर्ड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, और आल्सो द साइज एंड शेप पे भी डिपेंड नहीं करता अगर मास को क्या रखा जाए, कंजर्व रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हुए बेटा वो क्लियर हो गए होंगे आपको। इनको कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।